डियर स्टूडेंट्स, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा की बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के माध्यम से अपन ने नियोजन के महत्व को जाना था कि नियोजन से क्या लाभ होता है। इसके पहले अपन नियोजन का अर्थ और विशेषताएं देख चुके थे, इसकी क्या प्रकृति होती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नियोजन की कुछ सीमाओं के बारे में बताने जा रहा हूं कि व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। क्योंकि नियोजन अच्छा है, नियोजन से संस्था की प्रगति होती है, संस्था निरंतर बुलंदियों को छूता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निरंतर बुलंदियों को छूने के पश्चात या सारी अच्छाइयाँ नियोजन में होने के पश्चात नियोजन में कोई बुराई नहीं है। नियोजन की अपनी कुछ सीमाएं हैं, नियोजन के अपने कुछ दोष होते हैं जिनकी आज अपन इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। तो नियोजन की सीमाएं क्या हैं, नियोजन कहाँ फेल हो जाता है, कहाँ नियोजन उतना सफल नहीं हो पाता, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो नियोजन की जो पहली सीमा है वो है उद्देश्यों की अस्पष्टता, एम्बिग्विटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नियोजन का जो आधार है, बेस है, वो उद्देश्य होते हैं। और यदि उद्देश्य ही अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है, उद्देश्यों में कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी है, तो ऐसी स्थिति में फिर नियोजन सफल नहीं हो सकता। नियोजन के अगर उद्देश्य मान लीजिए इस प्रकार के हैं जो परिमाणात्मक हैं, जिनको कि आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जा सकता है, तो उनका तो नियोजन आसानी से हो जाता है। लेकिन ऐसे उद्देश्य जो कि स्पष्ट नहीं हैं या जिनको स्पष्ट करना मुश्किल है, उन उद्देश्यों से हम कह सकते हैं कि नियोजन सफल नहीं हो सकता। तो उद्देश्यों की जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, ये नियोजन की सफलता में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो पहली सीमा ये है कि यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं किए जाएंगे तो नियोजन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरी इसकी जो सीमा है नियोजन की या बाधा है, वो है अयथार्थ पूर्वानुमान। अब ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि नियोजन जो है पूर्वानुमान पर आधारित है, फोरकास्टिंग पर आधारित है। नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और भविष्य का हम फोरकास्ट करते हैं या पूर्वानुमान लगाते हैं। अब ये पूर्वानुमान अगर सही निकलता है तो नियोजन सफल हो जाता है, और पूर्वानुमान यदि मान लीजिए अव्यवहारिक है या यथार्थ से परे है या अयथार्थ पूर्वानुमान है, तो ऐसी स्थिति में नियोजन के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नियोजन के अयथार्थ या गलत होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे घटनाक्रम में अपेक्षा से अधिक तीव्र या धीमी गति से कोई परिवर्तन होना, अपर्याप्त या अविश्वसनीय सूचनाएं जिनके आधार पर नियोजन किया गया है, या पूर्वानुमानकर्ता के ज्ञान और अनुभव की कुछ सीमाएं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण से हम जो पूर्वानुमान लगाते हैं वो अयथार्थ हो सकते हैं, और यदि पूर्वानुमान अयथार्थ हैं तो फिर नियोजन की सफलता संदिग्ध ही होती है। तीसरा है गलत मान्यताएं, इनएक्यूरेट प्रीमिसेस। अब नियोजन जो है कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है। जैसे इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं यदि अन्य बातें समान रहेंगी तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। इसी प्रकार से नियोजन में भी है कि हम इसमें कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं, और यदि वो मान्यताएं नियोजन के पूरे अवधि काल में ठीक जैसा हमने सोचा है वैसा ही होता है, तब तो क्या होता है, नियोजन सफल हो जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए नियोजन की मान्यताएँ बदल जाती हैं किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में नियोजन के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से पहलपन की भावना की समाप्ति। पहलपन की भावना की समाप्ति का मतलब क्या है कि नियोजन जो है वो कार्य करने वाले अधिकारियों, प्रबंधकों, कर्मचारियों में पहलपन की क्षमता का जो विकास होना चाहिए या जो उनमें पहलपन की भावना होनी चाहिए, उसको मार देता है। हर एक व्यक्ति में ये इच्छा होती है कि वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, वो प्रोएक्टिव दिखे, वो पहल करके संगठन में काम करे, और लोग करते भी हैं। लेकिन नियोजन के कारण क्या होता है कि सदस्यों को नियोजन के ढांचे के भीतर निर्धारित जो नीतियां हैं या जो व्यूह रचनाएं हैं या प्रक्रियाएं हैं, विधियां हैं, नियमों के भीतर बनकर काम करना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी पहलपन की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है। तो ये जो पहलपन की भावना है कि हम चाहते हैं कि लोग इनिशिएटिव लेकर काम करें, वो नियोजन के माध्यम से कई बार सफल नहीं होती, क्योंकि उसको जैसा मैंने बताया कि नीतियों, व्यूह रचनाओं, प्रक्रियाओं, विधियों, नियमों के भीतर बनकर कार्य करना पड़ता है। पांचवा है कि व्यवहारिक सोच का अभाव, लैक ऑफ प्रैग्मेटिज्म। व्यवहारिक सोच जो है ये नियोजन को सफल बनाती है,
और अगर आपकी अप्रोच या सोच व्यवहारिक नहीं है तो नियोजन सफल नहीं हो सकता। कई प्रबंधकों की सोच पुरातन और कठोर होती है, व्यावहारिकता का उनमें अभाव होता है, फलतः वे अपने कार्यों को परंपरागत विधि से करने के आदी हो जाते हैं। वो सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दो और वो कुछ नया करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में उनके द्वारा जो बनाई गई कागजी योजना है वो फेल हो जाती है, फलतः उनसे कोई लाभ नहीं मिलता और सारा दोष वो नियोजन के मध्य बढ़ देते हैं। तो व्यावहारिक सोच का भी हमें अभाव दिखता है। तो जहाँ पर प्रबंधकों में व्यावहारिक सोच का अभाव होगा, जहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी, वहाँ नियोजन का सफल होना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी नियोजन में एक बाधा है या इसकी एक सीमा है। एक और सीमा है या बाधा है नियोजन की, वो है परिवर्तनों का विरोध। नियोजन की एक बड़ी बाधा परिवर्तनों का विरोध भी है। अब परिवर्तन का विरोध जो हम जानते हैं कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई भी मानव सामान्यतः परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं करता है और स्वीकार ही नहीं, सामान्यतः परिवर्तनों का विरोध करता है। नियोजन के कारण भी सामान्यतः विद्यमान प्रबंध व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना पड़ता है। अब नियोजन जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, विद्यमान जो आपकी प्रबंध व्यवस्था चली आ रही है या जो आपकी कार्यप्रणाली वर्क प्रोसीजर्स चले आ रहे हैं उनमें आपको परिवर्तन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संस्था के सदस्यों को दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करना पड़ता है। कभी कभी तो नियोजनकर्ता स्वयं भी किसी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते। तो लोग चूंकि परिवर्तनों का विरोध करते हैं, परिवर्तनों को अपनाना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में नियोजन सफल नहीं हो पाता। क्योंकि नियोजन जब आप करते हैं तो आपको नेचुरली अपनी वर्किंग कंडीशंस में, कार्यप्रणाली में, आपको अपनी अप्रोच में परिवर्तन लाना पड़ता है, जो कि आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते। तो लोग चूंकि परिवर्तनों का विरोध करते हैं इसलिए भी नियोजन सफल नहीं हो पाता। एक और बाधा है नियोजन में, और वो क्या है कि नियोजन में विद्यमान उद्देश्यों एवं योजनाओं की लोचहीनता। मतलब यदि आपके उद्देश्यों में या योजनाओं में, कार्य पद्धतियों में, कार्यविधियों में, कार्यक्रमों में, नीतियों में यदि लोचहीनता है, यदि उनमें लोचशीलता नहीं है, लोचहीनता है, तो ऐसी स्थिति में नियोजन सफल नहीं हो पाता। क्योंकि नियोजन के लिए क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी का होना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो नियोजन में भी आवश्यक परिवर्तन करके कार्य किया जा सके। लेकिन यदि आपके उद्देश्य इस प्रकार के हैं या आपकी योजनाएं, नीति आपकी इस प्रकार की हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो ऐसी हैं जिनमें लोचहीनता है और उनमें परिवर्तन करना कठिन ही नहीं, असंभव है, तो नियोजन करना भी सफल नहीं हो पाता है। फिर एक हम कह सकते हैं नियोजन की कठिनाई या बाधा यह है कि नियोजन क्षमताओं या योग्यताओं का अभाव, लैक ऑफ प्लानिंग कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स। नियोजन जैसा कि अपन ने विशेषताओं में भी पढ़ा था कि ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि सारा काम दिमाग का है। आपको भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना है और भविष्य को ध्यान में रखकर बहुत से निर्णय करने पड़ते हैं। तो नियोजन चूँकि एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए आपको मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है, किंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि सभी प्रबंधक समान योग्यता या क्षमतावान नहीं होते हैं। फलतः क्या होता है, सभी प्रबंधक व्यापक सोच विचार के साथ नियोजन नहीं कर पाते और नियोजन जो है असफल हो जाता है। क्योंकि बौद्धिक कार्य है तो हर एक के बस की बात नहीं है। जो इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं वहाँ नियोजन सफल हो जाता है। जहाँ लोग ज़्यादा बौद्धिक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते वहाँ नियोजन असफल हो जाता है। एक बाधा नियोजन में ये भी है कि नियोजन प्रबंधकों का पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रह व्यवहार। अब कई बार हम देखते हैं कि प्रबंधक जो हैं वो प्रेजुडिस होकर काम करते हैं, पूर्वाग्रह रखकर काम करते हैं या पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर काम करते हैं। तो यदि प्रबंधकों का जो रवैया पक्षपातपूर्ण है, चाहे पूर्वाग्रहपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में नियोजन सफल नहीं हो सकता। नियोजन की सफलता के लिए ज़रूरी है कि प्रबंधकों को इस प्रकार का व्यवहार करें जिसमें कि सभी के साथ समान व्यवहार हो, क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी का सहयोग चाहिए, सभी का समन्वय चाहिए, सभी का तालमेल चाहिए। लेकिन यदि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, किसी के प्रति प्रेजुडिस होकर काम करते हैं, पूर्वाग्रह के आधार पर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर नियोजन सफल नहीं हो पाता है। एक और बाधा है नियोजन में, और वो नियोजन की सीमा ये है
कि प्रबंधकों का आपसी संघर्ष। कई बार क्या होता है, व्यवहार में देखने में मिलता है कि प्रबंधकों में जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधक वर्ग हैं उनमें भी आपसी संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब प्रबंधकों में आपसी संघर्ष क्यों, जबकि उद्देश्य एक ही है, लेकिन कई बार कुछ मुद्दों को लेकर जिनकी भी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, प्रबंधकों में भी आपसी संघर्ष देखने को मिलता है। और जब प्रबंधकों में आपसी संघर्ष होगा तो नेचुरली नियोजन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे प्रबंधकों में आपसी संघर्ष के क्या कारण हैं? जैसे पहला कारण है कि कभी कभी संस्था के लक्ष्य और उनकी प्राथमिकताओं के संबंध में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मतलब प्रबंधकों में संस्था के लक्ष्यों या उनकी प्राथमिकताओं को लेकर, प्रायोरिटीज़ को लेकर ही संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कभी इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों के संबंध में विचार उत्पन्न हो जाता है। मतलब कभी कभी तो हम लक्ष्य या प्रायोरिटीज़ को लेकर ही झगड़ पड़ते हैं, या उन लक्ष्यों को या प्रायोरिटीज़ को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, कौन से संसाधन अपनाए जाएंगे, इस संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाता है। कभी नियोजन करने में तो कभी नियोजन के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है कि नियोजन में उनकी क्या भूमिका होगी या नियोजन के क्रियान्वयन में प्रबंधकों की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर उनमें आपसी विवाद हो जाता है। और कभी कभी रेखा प्रबंधक तथा स्टाफ प्रबंधकों के बीच नियोजन को लेकर विवाद बढ़ जाता है। रेखा और स्टाफ संगठन में भी आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रबंधकों के मध्य यदि विवाद उत्पन्न होता है, कारण चाहे कोई भी हो, मैंने आपको 3-4 प्रमुख कारण बताए विवाद के, तो कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि प्रबंधकों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सीधा असर नियोजन पर पड़ता है और नियोजन सफल नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से नियोजन की एक बाधा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं या साइकोलॉजिकल बैरियर्स। मतलब क्या है कि नियोजन करने तथा उसका क्रियान्वयन करने में बहुत सी मानसिक बाधाओं को भी झेलना पड़ता है। मानसिक बाधाएं क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्रबंधक यह सोचते हैं कि भविष्य की तुलना में वर्तमान पर ही ध्यान देना चाहिए। मतलब कुछ प्रबंधकों का सोच है कि भविष्य पर इतना क्या ध्यान देना, आप वर्तमान पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोग वर्तमान को ही सत्य, वास्तविक और निश्चित समझते हैं। वो ये समझते हैं जो वर्तमान में है वही सत्य है, वही वास्तविक है और वही निश्चित है। वे भविष्य को अनिश्चितताओं एवं संभावनाओं से भरा मानते हैं। फलतः भविष्य को परिवर्तनशील एवं अशांति का कारण मानते हैं। कुछ लोग नियोजन को अनावश्यक भी समझते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फीलिंग है कि भविष्य पर ध्यान न देकर वर्तमान पर ध्यान दिया जाए। दूसरा, कुछ प्रबंधक ये सोचते हैं कि भविष्य में जो कुछ होता है वो होकर रहेगा। मतलब जो होना है वो होकर रहेगा, हमारे नियोजन करने से क्या हुआ, ऐसा भी कुछ लोगों का सोचना होता है। कुछ प्रबंधक यह सोचते हैं कि नियोजन सदैव सही और सफल नहीं होता, अतः नियोजन पर धन और समय व्यर्थ करना बेकार है। तो ये भी है कि नियोजन पर क्यों धन और व्यय किया जाए, ये भी करना बेकार है, क्योंकि वो समझते हैं कि नियोजन सदैव सही होगा, सफल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कुछ प्रबंधक अयोग्य और अव्यवहारिक होते हैं, कुछ इनकॉम्पिटेंट होते हैं या इम्प्रैक्टिकल होते हैं, अव्यवहारिक होते हैं। वे नियोजन की बौद्धिक प्रक्रिया को पूरा करने के अयोग्य होते हैं। वो नियोजन की जो बौद्धिक प्रक्रिया है उसको पूरा ही नहीं कर पाते। तो कुछ ये साइकोलॉजिकल बाधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं जो कि नियोजन को हम कह सकते हैं कि प्रभावित करती हैं। एक नियोजन की बाधा ये भी है कि नियोजन के लिए कहा जाता है कि नियोजन बहुत खर्चीला है, एक्सपेंसिव है। अब नियोजन को खर्चीला क्यों कहते हैं? क्योंकि नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर की जाने वाली एक एक्टिविटी है। अब भविष्य का पूर्वानुमान लगाना है तो भविष्य का पूर्वानुमान अटकलबाजी पर तो लगाया नहीं जाएगा। उसके लिए हमें भविष्य का अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करनी पड़ेगी। इन सब में बहुत पैसा, समय और श्रम खर्च होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नियोजन जो है ये तो एक विलासिता है, इट इज़ लग्जरी, कि ये लग्जरी की चीज़ है, नेसेसिटी नहीं है। तो लोग उसको खर्चीला मानते हैं और ऐसी धारणा वाले प्रबंधक नियोजन को बहुत कम प्राथमिकता देते हैं। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नियोजन होता ही नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि नियोजन बहुत खर्चीला होता है। इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं के पास धन की कमी होती है वो चाहते हुए भी नियोजन नहीं कर पाते। मतलब जिनके पास पैसा नहीं है वो चाहते हुए भी नियोजन नहीं कर पाते हैं। एक है नियोजन की बाधा अपर्याप्त संसाधन, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। अब नियोजन के क्रियान्वयन के लिए या नियोजन करने के लिए हम देखते हैं कि भौतिक, वित्तीय और मानवीय एवं सूचनात्मक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। अपर्याप्त संसाधनों की दशा में श्रेष्ठतम नियोजन सफल नहीं हो सकता। अब ये भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और फाइनेंस, वित्तीय संसाधन, ये सब बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। अब जिनके पास ये सभी संसाधनों की मौजूदगी है वो तो आसानी से नियोजन कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास ये संसाधन उपलब्ध नहीं है वो नियोजन नहीं कर पाते हैं।
तो अपर्याप्त संसाधन भी नियोजन में बाधा बनते हैं। एक बाधा विनिवेश ढांचे की, इन्वेस्टमेंट पैटर्न की है कि नियोजन कई बार सफल क्यों नहीं होता। इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है, अब चाहे वो चल संपत्ति में हो, अचल संपत्ति में हो या मशीनरीज में हो, किसी में भी हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न इस प्रकार का है कि आपने बहुत सारा पैसा किसी एक जगह पर खर्च कर दिया, किसी एक मशीनरी पर खर्च कर दिया, तो आप चाहकर भी लंबे समय तक नियोजन को बदल नहीं सकते। नियोजन, क्योंकि आपको जिन स्थायी संपत्तियों में आपने पैसा लगा दिया, अब उनको तो आप पैसा उसमें से निकाल नहीं सकते। जिस संपत्ति में, जिस मशीन में आपने पैसा लगा दिया, उसमें से पैसा निकाल नहीं सकते, तो आपको उसी मशीनरी के साथ, उसी ज़मीन के साथ काम करना पड़ेगा। वह संस्था चाहकर भी नए क्षेत्रों में नियोजन आसानी से नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने अपना निवेश का ढांचा इस प्रकार कर रखा है कि सारा पैसा इस प्रकार खर्च कर दिया मशीनरी में, चाहे स्थान में, चाहे किसी अन्य संसाधन में, कि अब आप उस पैसे को बहुत लंबे समय तक निकाल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर नियोजन नए सिरे से करना संभव नहीं हो पाता। कुछ लोग कहते हैं कि नियोजन की एक बाधा ये भी है कि ये कार्यों में विलंब उत्पन्न करता है। ये भी बात सही है कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग डिलेज इन एक्शंस, प्लानिंग समय सीमा में कई बार हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं, कार्यों में विलंब होता है। मतलब हमें कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जो समय या निर्धारित सीमाओं या निर्धारित समय के भीतर करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार कार्यों में विलंब होता है। अब नियोजन कारण से क्या है कि हमें फ्यूचर को फोरकास्ट करना है, उसका अध्ययन करना है, निर्णय करने हैं, उन सब में देरी लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि व्यवसाय में ऐसे सुअवसर आते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि हमें तुरंत निर्णय करना पड़ता है। अब हम उस समय तुरंत निर्णय करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि हम तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो पहले उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए नियोजन करने बैठ जाते हैं। और जब तक नियोजन पूरा होता है, जब तक कई बार अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। तो कार्यों में विलंब भी नियोजन के कारण से होता है। हालांकि इसका फ़ायदा ये कि हम हेस्टी डिसीजन या बहुत ही जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बच जाते हैं, लेकिन कई बार अवसर इस प्रकार के उत्पन्न होते हैं कि हमें बहुत तीव्र गति से निर्णय करना होता है, और नियोजन में हम तीव्र गति से निर्णय कर नहीं पाते, तो कार्यों में अनावश्यक विलंब देखने को पाया जाता है। एक नियोजन की बाधा यह है कि क्रियान्वयन में कठिनाई आती है, डिफ़िकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभी ऐसे अवसरों से, कभी कभी क्या होता है, योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ भी आती हैं। मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसी कठिनाइयाँ कई कारणों से आती हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे अनुचित कार्य योजनाओं के कारण, जैसे आपकी कार्य योजनाएँ अनुचित हों, अनुचित नीतियों एवं कार्यविधियों के कारण, योजनाओं के अस्पष्ट होने के कारण, दोषपूर्ण अनुवर्तन एवं नियंत्रण व्यवस्था के कारण, अतः योजनाएं असफल हो जाती हैं और नियोजन का महत्व कम आंका जाने लगता है। एक नियोजन की बाधा है तीव्र एवं अचानक परिवर्तन, रैपिड एंड रैंडम चेंजेस। इसका मतलब ये है कि आधुनिक वातावरण जो है, हम देखते हैं कि बहुत ही परिवर्तनशील है। मतलब वातावरण कैसा है, परिवर्तनशील है, क्रियात्मक, डायनेमिक वातावरण है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन इसमें होते हैं। इसमें कभी कभी तो बहुत तीव्र गति से अचानक भी परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों का निश्चित समय नहीं होने से विनियोजित प्रयास सफल नहीं हो पाते, फलतः नियोजन की आलोचना की जाती है। मतलब क्या होता है कि हम सोच भी नहीं सकते, उस तेज़ गति से कई बार परिवर्तन हो जाते हैं। हमने तो अपना नियोजन भविष्य के लिए किया हुआ है सामान्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, लेकिन परिस्थितियाँ सामान्य नहीं रह पाती और तेज़ी से परिवर्तन हो जाता है। जब तेज़ी से परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस परिवर्तन का सामना नियोजन नहीं कर पाता और नियोजन फेल हो जाता है। इसी प्रकार से नियोजन की एक बात है आपातकालीन दशाएं, इमरजेंसी सिचुएशंस। कभी कभी क्या होता है कि आपातकालीन दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और तत्काल कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में नियोजन का महत्व नहीं रह जाता। आपातकालीन का मतलब यह है कि जैसे अभी मान लीजिए अपन कोविड महामारी ही चल रही है, कभी लॉकडाउन, कभी अनलॉक, कभी कुछ, सब तरफ अनसर्टेनिटी है, आपातकाल की स्थिति चल रही है, और ऐसी स्थिति में निर्णय जो है आपको तुरंत करना पड़ता है। अब इस आपातकाल की स्थिति में यदि आप नियोजन करेंगे कि 6 महीने बाद ये होगा, तो आपको कल का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। आप 6 महीने बाद की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं 6 महीने बाद कोरोना की स्थिति क्या होगी या नहीं होगी, या साल भर बाद क्या स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। तो कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको तुरंत निर्णय करना पड़ता है, वहाँ पर नियोजन फेल हो जाता है। एक नियोजन की विशेषता, ये बाधा ये है
कि बाहरी वातावरण की शक्तियाँ, फोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक संस्था को उसके बाहरी वातावरण की शक्तियाँ भी प्रभावित करती हैं। संस्थाएं जो होती हैं, मैं आपको बता दूं कि उनका एक इंटरनल वातावरण होता है, आंतरिक वातावरण, और संस्थाओं का एक बाहरी वातावरण होता है। तो जो आंतरिक वातावरण है संगठन का, किसी का भी, उस पर तो वो अपना नियंत्रण कर सकते हैं। आंतरिक वातावरण पर तो नियंत्रण किया जा सकता है और वातावरण को चेंज करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जो बाहरी वातावरण है संस्था का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो है वो उसको प्रभावित करता है, और उस वातावरण को चेंज करना किसी के हाथ में नहीं होता, खासकर एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि राजकीय नियम, राजकीय नीतियाँ, कानून, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, फैशन, मांग और तकनीक में परिवर्तन, श्रम आंदोलन, शासन व्यवस्था इत्यादि कुछ ऐसी वातावरण की शक्तियाँ हैं जो सभी संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। ये जो मैंने अभी नाम बताया आपको उदाहरण तौर पर, चाहे वो राजकीय नियम और नीतियाँ हों, चाहे कानून हो, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, युद्ध, फैशन की स्थिति हो, मांग और तकनीक में परिवर्तन हो, डिमांड में कोई चेंज हो जाए, कोई टेक्निक में परिवर्तन आ जाए, श्रम आंदोलन आ जाए, शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ जाए, तो ये जो चीज़ें हैं, ये बाहरी शक्तियाँ संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। किंतु कोई भी अकेली संस्था इन्हें सामान्यतः प्रभावित नहीं कर पाती है। ऐसे में प्रत्येक संस्था का नियोजन इन सभी शक्तियों से प्रभावित अवश्य होता है। किंतु जो प्रबंधक वातावरण के इन घटकों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं तथा उनके अनुरूप नियोजन नहीं कर पाते हैं, उनका नियोजन असफल हो जाता है। तो जो संगठन के बाहर का वातावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी संगठन के नियोजन को प्रभावित करता है। अगर आपने नियोजन में इन बाहरी शक्तियों का पूर्वानुमान ठीक ठाक लगा रखा है तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने बाहरी शक्तियों का पूर्वानुमान ठीक तरीके से नहीं लगाया, तो ये बाहरी शक्तियों जो आपने पूर्वानुमान ठीक नहीं किया है, ये संगठन के ऊपर भारी पड़ सकता है, संगठन फेल हो सकता है। और आखिरी पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुरक्षा की मिथ्या धारणा, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये भी नियोजन की एक सीमा मानी जाती है कि सुरक्षा की मिथ्या धारणा। मिथ्या धारणा मतलब ये है कि यदि आपने अच्छा नियोजन कर दिया और बहुत फर्स्ट क्लास नियोजन कर दिया और आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपने नियोजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है और अब आपको नियोजन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, तो ये आपकी मिथ्या धारणा है। क्योंकि नियोजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से आपको परिवर्तन करना पड़ता है। क्योंकि वातावरण गयात्मक है, डायनेमिक है, वातावरण में तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, तो हम चाहे कितना भी बढ़िया नियोजन कर दें, लेकिन फिर भी उसकी गारंटी कुछ नहीं होती है। नियोजन आपका फेल भी हो सकता है। ऐसी धारणा कि हमने बहुत अच्छा नियोजन कर दिया, ये प्रबंधकों को अति उत्साही एवं अति आत्मविश्वासी बना देती है, मतलब उनको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कर देती है। इससे उन्हें कभी कभी भारी हानि भी उठानी पड़ती है और इसका दोष नियोजन के खाते में डाल दिया जाता है। मतलब कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं कि साहब हमने बहुत अच्छा नियोजन कर दिया, अब तो हमारी प्लानिंग इतनी ज़ोरदार है, इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग है, अब तो हमारा बिजनेस घाटे में जा ही नहीं सकता, अब तो सब तरफ से सफलता ही सफलता हाथ लगेगी। ये जो आशावादिता है अच्छी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आशावादिता आदमी में आ जाए और व्यक्ति अगर यदि मान लीजिए अति आत्मविश्वासी हो जाए, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर व्यक्ति जब नियोजन के कारण से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए या ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, तो वो धारणा ठीक नहीं रहती। क्योंकि कभी कभी बहुत कुछ करने के उपरांत भी नियोजन फेल हो जाता है। तो ये कह देना कि हमने बहुत अच्छा नियोजन कर दिया है, ये भी गलत होता है, ये भी नियोजन की सीमा एक बनती है, एक बाधा बनती है। तो वैसे अपन ने नियोजन का महत्व पढ़ा और महत्व में जाना कि नियोजन के फायदे बहुत से हैं, और नो डाउट जब तक नियोजन नहीं किया जाएगा बिजनेस सफल नहीं हो सकता। नियोजन प्रबंध की पहली आवश्यकता है और प्राथमिक कार्य भी है, और ये यदि अच्छा कर दिया जाएगा तो नेचुरली सभी काम अच्छे होंगे। लेकिन ये कह देना कि नियोजन हमने बहुत अच्छा कर दिया है और अच्छा नियोजन करने के बाद अब संगठन में किसी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता 100% श्योरिटी के साथ। क्योंकि नियोजन की भी अपनी सीमाएं हैं, नियोजन की भी अपनी बाधाएं हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई। 20 एक बाधाएं मैंने आपको बताई नियोजन की। ये समस्त बाधाएं
नियोजन की होती हैं। तो ये नियोजन की कुछ सीमाएं आपने आज देखी। तो इस चैप्टर में अभी तक अपन ने नियोजन का अर्थ देख लिया, उसकी विशेषताएं, प्रकृति के बारे में पढ़ लिया, नियोजन के लाभों की चर्चा की, और आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको नियोजन की सीमाएं भी बताई कि नियोजन की क्या क्या सीमाएं होती हैं। अब दूसरी वीडियो क्लास में अपन और किसी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको नियोजन की सीमाएं या नियोजन की जो बाधाएं हैं उनके बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करके सूचित कर सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए या आपकी शंकाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।